नमस्कार साथियों, मैं विश्वजीत कुमार आइए स्वागत करता हूं आपका अपने इस वीडियो में। और आप देख रहे हैं झारखंड सचिवालय जेएसएससी के लिए पेपर द्वितीय हिंदी में नाटक, जिसमें हम पढ़ेंगे भारत दुर्दशा जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया है, ध्रुव स्वामिनी जो कि जयशंकर प्रसाद के द्वारा है, और आधे अधूरे जो कि मोहन राकेश के द्वारा इस पुस्तक का इस नाटक का मतलब ये रचयिता हैं। ठीक है, तो हम इनका एमसीक्यू पढ़ेंगे और परीक्षा कॉर्नर को पढ़ेंगे, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। परीक्षा कॉर्नर। भारत दुर्दशा। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ था? 1850। निम्न में से किसे आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में जाना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु की साहित्यिक भाषा है खड़ी बोली। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भारतेंदु के कितने नाटकों का उल्लेख है? 15। भारत दुर्दशा नाटक में कुल कितने अंक हैं? 6। भारत दुर्दशा नाटक में पात्रों की संख्या कितनी है? 19। निम्न में से कौन सा मूर्त पात्र है? एडिटर। भारत दुर्दशा में डिसलॉयल्टी पात्र का अर्थ है देशद्रोह। भारतेंदु ने गौरवशाली अतीत के बावजूद दीनहीन मृतप्राय वर्तमान का मूल कारण किसे माना है? आपसी कलह। नाटक भारत दुर्दशा के किस अंक में भारतेंदु ने अंग्रेजों द्वारा भारत से धन लूट कर ले जाने की चिंता जताई है? पहला। भारतेंदु का प्रथम नाटक माना जाता है विद्या सुंदर। चंद्रावली को भारतेंदु की आत्मा का प्रतिरूप किसने कहा है? रामविलास शर्मा। नाटक भारत दुर्दशा के किस अंक में भारत का प्रवेश होता है? दूसरा। नाटक भारत दुर्दशा में फटे कपड़े पहने, सिर पर अर्ध किरीट, हाथ में टेकने की छड़ी, शिथिल अंग किसके रूप की व्याख्या है? भारत। भारत को अपनी दुर्दशा देखकर किसकी याद आती है? दुर्योधन। सुचंग्र नैव दास्यामि विना युद्धेन केशव, यह कथन किसके द्वारा कहा गया? दुर्योधन। अरे पामर, तेरे उत्पन्न हुए बिना मेरा क्या डूब जाता था, उपयुक्त कथन में रिक्त स्थान भरिए। जयचंद। हाय, अब मुझे कोई शरण देने वाला नहीं, मातः राज राजेश्वरी विजयनी मुझे बचाओ। उपयुक्त वाक्यों में भारत किसे अपनी रक्षा के लिए पुकारता है? महारानी विक्टोरिया। जब किसी व्यक्ति का साहस और स्वाभिमान पूरी तरह नष्ट हो जाता है, तब व्यक्ति कायर होकर किसका सहारा लेता है? निर्लज्जता। निम्न में से कौन लड़की के वेश में है? आशा। नाटक के किस अंक में स्थान शमशान टूटे फूटे मंदिर का प्रयोग किया गया है? तो नाटक के दूसरे अंक में शमशान टूटे फूटे मंदिर का प्रयोग किया गया है। नाटक के किस अंक में भारत दुर्दैव का प्रवेश होता है? तीसरा। नाटक के किस अंक में भारत दुर्दैव का प्रवेश होता है? तीसरा। क्रूर आधा क्रिस्तानी आधा मुसलमानी वेश, हाथ में नंगी तलवार किस रूप को दर्शाया गया है? भारत दुर्दशा। नाटक के किस अंक में भारत की दुर्दशा के कारणों का उल्लेख है? तीसरा। अंग्रेज भारत को क्या कहते हैं? काला। काफर काला नीच पुकारू, तोड़ू पैर और हाथ। उपयुक्त पंक्ति में काफर काला नीच किसे पुकारा गया है? भारत को। फौजदार का नाम क्या था? सत्यानाश। भारतेंदु सत्यानाश फौजदार के संवादों के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं? देश के सत्यानाश का कारण। भारतेंदु भारत के सत्यानाश का पहला कारण बताते हैं धर्म के नाम पर बंटवारा। भारतेंदु के अनुसार हिंदू समाज के कुपमंडुक बनने का क्या कारण है? विदेश यात्रा पर रोक। काऊ नहीं पकड़त मेरो हाथ, यह गीत नाटक के किस अंक में गाया गया है? दूसरा। भारत दुर्दशा नाटक के दूसरे अंक में किसके द्वारा गाया जाता है? भारत। अरे उपजा ईश्वर कोप से, मुझे तुम सहज न जानो जी, मुझे एक राक्षस मानो जी, यह गीत किसके द्वारा गाया गया है? भारत दुर्दशा।
रोग तथा आलस्य का प्रवेश नाटक के किस अंक में है? चौथा। किसके बदौलत ओझा दर्शनीय पंडित सिद्ध लोग को ठगने का काम करते हैं? रोग। महाराज, भारत तो अब मेरे प्रवेश मात्र से मर जाएगा, घिरने का कौन काम है? यह कथन किसका है? रोग का। डॉक्टरों के द्वारा रोग से लड़ने वाले उपाय टीका लगाना इत्यादि लोग किस डर से मना कर देते हैं? शीतलता। भारतुंदैव किसे पान का बीड़ा देता है? रोग। त्वंगरी बदिलस्त ना बमाल का अर्थ है अमीर हृदय से है, धन से नहीं। भारत दुर्दशा में मदिरा को किसकी कन्या माना गया? भगवान सोम। देवतार द्वारा मंदिर को कहा जाता है सूरा। मंदिर के संदर्भ में कौन सुमेलित नहीं है? रम कृस्तान। भारतेंदु ने अपने नाटक भारत दुर्दशा में अज्ञान और जड़ता के प्रतीक के रूप में किस पात्र को प्रस्तुत किया है? अंधकार। भारतेंदु ने चोर, उलूक और लंपटों का एकमात्र जीवन किसे कहा है? अंधकार। भारत की गुहा, शोकितों के नेत्र, मूर्खों के मस्तिष्क में किसका निवास होता है? अंधकार। आध्यात्मिक और अधिभौतिक किसके दो स्वरूप हैं? अंधकार। नाटक के कौन से अंक में एक 7 सदस्यीय कमेटी की बैठक होती है? 5वें। नाटक के कौन से अंक में एक 7 सदस्यीय कमेटी की बैठक होती है? 5वें। 7 सदस्यों की कमेटी में कौन शामिल नहीं था? भारत। सभा के सदस्यों को डिसलॉयल्टी के द्वारा किस एक्ट के तहत पकड़ा जाता है? इंग्लिश पॉलिसी एक्ट। भारत भाग्य पात्र का प्रवेश नाटक के किस अंक में होता है? 6ठा। जागो जागो रे भारत भाई नामक गीत कौन गाता है? भारत भाग्य। भारतेंदु के अनुसार विद्या का सूर्य का किस दिशा में उदय होता है? पश्चिम। अथक प्रयत्न के बाद भी जब भारत नहीं उठता है तो भारत भाग्य क्या करता है? आत्महत्या कर लेता है। भारतेंदु कृत भारत दुर्दशा किस साहित्य रूप का हिस्सा है? नाटक साहित्य। भारतेंदु की मृत्यु किस वर्ष हुई है? 1885। किस भारतीय साहित्यकार को हिंदी साहित्य में आधुनिकता के अग्रदूत कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु के पिता का नाम है गोपाल चंद। हिंदी साहित्य व हिंदी रंगमंच के पितामह किसे कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। निम्न में से कौन सी रचना भारतेंदु द्वारा रचित नहीं है? राग दरबारी। आइए हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न करते हैं इसका। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ? 1850। निम्न में से किसे आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में जाना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु की साहित्यिक भाषा है खड़ी बोली। भारतेंदु युग का काल था 1869 से 1900। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भारतेंदु के कितने नाटकों का उल्लेख है? 15। भारत दुर्दशा नाटक में कुल कितने अंक हैं? 6। भारत दुर्दशा नाटक में पात्रों की संख्या कितनी है? 19। भारत दुर्दशा के अमूर्त पात्र हैं उपयुक्त सभी। भारत, निर्लज्जता और आशा। निम्न में से कौन सा मूर्त पात्र है? एडिटर। भारत दुर्दशा नाटक के अमूर्त पात्र हैं आलस्य, मदिरा, अंधकार। भारत दुर्दशा में डिसलॉयल्टी पात्र का अर्थ है देशद्रोह। भारतेंदु ने गौरवशाली अतीत के बावजूद दीनहीन मृतप्राय वर्तमान का मूल कारण किसे माना है? आपसी कलह। सबसे पहले जही इक्सर धन बल दीनो, सबसे पहले विद्याफल जिन गही लीनो। यह भारत दुर्दशा नाटक के किस अंक से लिया गया है? पहला। नाटक भारत दुर्दशा के किस अंक में भारतेंदु ने अंग्रेजों द्वारा भारत से धन लूटकर ले जाने की चिंता जताई है? पहला। हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि किसने दी थी? बनारस के विद्वानों ने। भारतेंदु का प्रथम नाटक माना जाता है विद्या सुंदर। चंद्रावली को भारतेंदु की आत्मा का प्रतिरूप किसने कहा है? रामविलास शर्मा। नाटक भारत दुर्दशा के किस अंक में भारत का प्रवेश होता है? दूसरा। नाटक भारत दुर्दशा में फटे कपड़े पहने, सिर पर अर्ध किरीट, हाथ में टेकने की छड़ी, शिथिल अंग किसके रूप की व्याख्या है? भारत। भारत को अपनी दुर्दशा देखकर किसकी याद आती है? दुर्योधन। सुच्यग्र नैव दास्यामि विना युद्धेन केशवा।
यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? दुर्योधन। अरे पामर, तेरे उत्पन्न हुए बिना मेरा क्या डूब जाता था। उपयुक्त कथन में रिक्त स्थान भरिए। जयचंद। हाय, अब मुझे कोई शरण देने वाला नहीं। माता राज राजेश्वरी विजयनी, मुझे बचाओ। उपयुक्त वाक्यों में भारत किसे अपनी रक्षा के लिए पुकारता है? महारानी विक्टोरिया। जब किसी व्यक्ति का साहस और स्वाभिमान पूरी तरह नष्ट हो जाता है तब व्यक्ति कायर होकर किसका सहारा लेता है? निर्लज्जता। जब अपनी व्यथा में डूबकर भारत मूर्छा खाकर गिरता है तो उसके प्राण बचाने कौन आता है? निर्लज्जता और आशा दोनों। जब अपनी व्यथा में डूबकर भारत मूर्छा खाकर गिरता है तो उसके प्राण बचाने कौन आता है? निर्लज्जता और आशा। निम्न में से कौन लड़की के वेश में है? आशा। नाटक के किस अंक में स्थान शमशान टूटे फूटे मंदिर का प्रयोग किया गया है? दूसरा। नाटक के किस अंक में स्थान शमशान टूटे फूटे मंदिर का प्रयोग किया गया है? दूसरा। नाटक के किस अंक में भारत दुर्दैव का प्रवेश होता है? तीसरा। भारतेंदु ने अपने नाटक में किसे भारत दुर्दैव के रूप में चित्रित किया है? अंग्रेज शासक और मुस्लिम शासक। क्रूर आधा क्रिस्तानी आधा मुसलमानी वेश, हाथ में नंगी तलवार किस रूप को दर्शाया गया है? भारत दुर्दैव। नाटक के किस अंक में भारत के दुर्दशा के कारणों का उल्लेख है? तीसरा। मुसलमान भारत को क्या कहते हैं? काफिर। अंग्रेज भारत को क्या कहते हैं? काला। काफिर काला नीच पुकारूं, तोड़ू पैर और हाथ। उपयुक्त पंक्ति में काफिर काला नीच किसे पुकारा गया? भारत। फौजदार का नाम क्या था? सत्यानाश। भारतेंदु सत्यानाश फौजदार के संवादों के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं? देश के सत्यानाश का कारण। भारतेंदु भारत के सत्यानाश का पहला कारण बताते हैं धर्म के नाम पर बंटवारा। भारतेंदु के अनुसार हिंदू समाज के कुपमंडूक बनने का क्या कारण है? विदेश यात्रा पर रोक। निम्न में से कौन भारत दुर्दैव की सेना में शामिल था? उपयुक्त सभी। फूट, डाह, लोभ, भय, उपेक्षा, स्वार्थपरता, पश्चाताप, हट और शोक। निम्न में से कौन भारत दुर्दैव की सेना में शामिल था या थे? फूट, डाह, लोभ, भय, उपेक्षा, स्वार्थपरता, पश्चाताप, हट, शोक। उपयुक्त सभी। भारतेंदु ने व्यापार के खत्म होने का मुख्य कारण किसे बताया? निरुद्धमता और संतोष को। भारतेंदु ने व्यापार के खत्म होने का कारण मुख्य कारण किसे बताया है? बी और सी दोनों। निरुद्धमता और संतोष। रोहू सब मिलिकै आबहू भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। उपयुक्त गीत की प्रकृति है लावनी। रोहू सब मिलिकै आबहू भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाए। उपयुक्त गीत को कौन गाता है? योगी। काहू नहीं पकड़त मेरो हाथ, यह गीत नाटक के किस अंक में गाया गया है? दूसरा। भारत दुर्दशा नाटक के दूसरे अंक में किसके द्वारा गाया जाता है? भारत। अरे उपजा ईश्वर कोप से, मुझे तुम सहज न जानो जी, मुझे एक राक्षस मानो जी। यह गीत किसके द्वारा गाया गया? भारत दुर्दैव। रोग तथा आलस्य का प्रवेश नाटक के किस अंक में है? चौथा। किसके बदौलत ओझा दर्शनीय पंडित सिद्ध लोगों को ठगने का काम करते हैं? रोग। महाराज भारत तो अब मेरे प्रवेश मात्र से मर जाएगा। घेरने का कौन काम है? यह कथन किसका है? रोग। डॉक्टरों के द्वारा रोग से लड़ने वाले उपाय, टीका लगाना इत्यादि लोग किस डर से मना कर देते हैं? शीतलता। भारत दुर्दैव किसे पान का बीड़ा देता है? रोग। रोग को। दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा, मर जाना, पैर उठा के कहीं जाना नहीं अच्छा। उपयुक्त गीत की प्रकृति क्या है? गजल। दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा, मर जाना, पैर उठक कहीं जाना नहीं अच्छा। उपयुक्त गीत नाटक के चौथे अंक में कौन गाता है? आलस्य। तवंग गरीब बदिलस्त न बमाल का अर्थ है अमीर हृदय से है, धन से नहीं। भारत दुर्दशा में मदिरा को किसकी कन्या माना गया है? भगवान सोम। देवताओं द्वारा मदिरा को कहा जाता है सुरा। मदिरा के संदर्भ में कौन सुमेलित नहीं है? रम, कृस्तान। मदवा पीले पागल, जीवन बितियो जात, बिनु मद जगत, सार कछु नहीं मान हमारी बात। ऐसी सिद्ध छोड़ी मन मूर्ख काहे ठोकर खात। उपयुक्त गीत में किसके नुकसान को बताया गया है? मंदिर।
मदिरा, मदिरा का नुकसान बताया, किसके नुकसान को बताया गया? मदिरा। जय जय कलयुग राज की, मदवा पीले पागल जीवन बितियो जात, बिनु मद जगत सार कछु नहीं मानी हमारी बात, ऐसी सिद्ध छोड़ी मन मूरख काहे ठोकर कात। उपयुक्त गीत में मदिरा के नुकसान को बताया गया है। जय जय कलयुग राज की, जय महामोह महाराज की, अटल छत्र काज की, कलह अविद्या साज की। उपयुक्त गीत किसके द्वारा गाया जाता है? अंधकार। भारतेंदु ने अपने नाटक भारत दुर्दशा में अज्ञान और जड़ता के प्रतीक के रूप में किस पात्र को प्रस्तुत किया है? अंधकार। भारतेंदु ने चोर, उलूक और लंपटों का एकमात्र जीवन किसे कहा है? अंधकार। पर्वतों की गुहा, शोकितों के नेत्र, मूर्खों के मस्तिष्क में किसका निवास होता है? अंधकार। आध्यात्मिक और अधिभौतिक किसके दो स्वरूप हैं? अंधकार। नाटक के कौन से अंक में एक 7 सदस्यीय कमेटी की बैठक होती है? 5वें। 7 सदस्यों की कमेटी में कौन शामिल नहीं था? भारत। सभा किसके कारण भंग हो जाती है? अंधकार। सभा के सदस्यों को डिसलॉयल्टी के द्वारा किस एक्ट के तहत पकड़ा जाता है? इंग्लिश पॉलिसी एक्ट। भारत भाग्य पात्र का प्रवेश नाटक के किस अंक में होता है? 6ठा। जागो जागो रे भारत भाई नामक गीत कौन गाता है? भारत भाग्य। भारतेंदु के अनुसार विद्या का सूर्य का किस दिशा में उदय होता है? पश्चिम। अथक प्रयत्न के बाद भी जब भारत नहीं उठता है तो भारत भाग्य क्या करता है? आत्महत्या कर लेता है। भारतेंदु कृत भारत दुर्दशा किस साहित्य रूप का हिस्सा है? नाटक साहित्य। भारतेंदु की मृत्यु किस वर्ष हुई है? 1885। किस भारतीय साहित्यकार को हिंदी साहित्य में आधुनिकता के अग्रदूत कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु के पिता का नाम क्या था? गोपाल चंद्र। हिंदी साहित्य व हिंदी रंगमंच के पितामह किसे कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। निम्न में से कौन सी रचना भारतेंदु द्वारा रचित नहीं है? राग दरबारी। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का परिवर्तन नाटक से हुआ है। कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। भारतेंदु ने कालचक्र में हिंदी का प्रथम, द्वितीय और तृतीय नाटक किसे माना है? नहुस, शकुंतला और विद्यासुंदर। ABC तीनों। भारतेंदु ने कालचक्र में हिंदी का प्रथम, द्वितीय और तृतीय नाटक किसे माना है? प्रथम नहुस को माना है, द्वितीय शकुंतला का और तृतीय विद्या का। भारतेंदु की साहित्यिक भाषा है खड़ी बोली। नाटक को पंचम वेद किसने कहा है? भरत मुनि। भारतेंदु के पिता गिरधर दास का वास्तविक नाम था गोपाल चंद। खड़ी बोली में लिखित दूसरा नाटक है विद्यासुंदर। अनुदित और मौलिक सब मिलाकर भारतेंदु ने कितने नाटकों की रचना की? 17। भारतेंदु का पहला नाटक है विद्यासुंदर। दुर्लभ बंधु अनुदित नाटक है किससे? शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस से। भारतेंदु युग का काल था 1869 से 1900। इनमें से कौन नाटिका है? चंद्रावली। इनमें से कौन प्रहसन है? अंधेर नगरी। भारत दुर्दशा में पात्रों की संख्या कितनी है? 18। भारत दुर्दशा की रचना का वर्ष है 1875 ईस्वी। भारत दुर्दशा में डिसलॉयल्टी पात्र का अर्थ है देशद्रोह। सबसे पहले जही इक्सरधन बल दीनो, सबसे पहले विद्याफल जिन गही लीनो। यह भारत दुर्दशा नाटक के किस अंक से लिया गया है? पहला। नाटक भारत दुर्दशा के किस अंक में भारतेंदु ने अंग्रेजों द्वारा भारत से धन लूटकर ले जाने की चिंता जताई है? पहला। हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक माना जाता है भारत दुर्दशा। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पैधन विदेश चली जात यह अति ख्वारी। भारतेंदु के किस नाटक की टैंक है? भारत दुर्दशा। किस साहित्यकार ने अपने नाटक शीर्षक निबंध में नाटकों की रचना का 5 मुख्य उद्देश्य बताए हैं? श्रृंगार, हास्य, कौतुक, समाज संस्कार और देश वत्सलता। भारतेंदु।
भारत दुर्दैव भारतेंदु के किस नाटक का पात्र है? भारत दुर्दशा। इनमें से भारत दुर्दैव का सहयोगी कौन है? ये सभी: सत्यानाश, आलस्य और मदिरा। भारत भाग्य भारतेंदु जी के किस नाटक का पात्र है? भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा नाटक की रचना के पीछे भारतेंदु जी का क्या उद्देश्य है? ये सभी: भारत की आज़ादी हेतु अंग्रेजों से संघर्ष, भारतवासियों में व्याप्त विनाशकारी वैष्णव से मुक्ति, भारतीय समाज को सुंदर और विवेकशील बनाने की चेष्टा। जागरण का संदेश है भारतेंदु के किस नाटक में? सभी: अंधेर नगरी, विश्वस्य विस्मौषधम, भारत दुर्दशा। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक भारत दुर्दशा में कितने अंक है? 6। भारत दुर्दशा नाटक के प्रथम अंक में कौन गाता है? योगी। भारत दुर्दशा नाटक के दूसरे अंक का स्थान कौन सा है? शमशान। भारत दुर्दशा नाटक के द्वितीय अंक में संवाद कौन बोलता है? ये सभी। भारत दुर्दशा नाटक के आधार पर भारत ने निर्लज्जता को क्या विशेषण दिया है? विकराल वदना। भारत दुर्दशा नाटक के आधार पर आशा भारत को किस लिए उठाकर ले जाती है? जीवित करने के लिए। भारत दुर्दशा नाटक में निर्लज्जता के अनुसार प्राण देना किनका काम है? कायरों का। भारत दुर्दशा नाटक में भारत दुर्दैव के अनुसार भारत को किसका भरोसा है? परमेश्वर का। भारत दुर्दशा नाटक के आधार पर भारत दुर्दैव मंच पर क्या करता हुआ आता है? नाश्ता गाता हुआ। भारत दुर्दशा नाटक के आधार पर भारत दुर्दैव अपने आप को क्या मानने का आग्रह कर रहा है? राक्षस। भारत दुर्दशा नाटक में भारत दुर्दैव के अनुसार हिंदू किसके अमलदारी में नहीं सुधरे? अंग्रेजों के। भारत दुर्दशा नाटक में भारत दुर्दैव के अनुसार कौन लोग भारत सुधारना चाहते हैं? कुछ पढ़े लिखे लोग। भारत दुर्दशा नाटक के आधार पर भारत दुर्दैव किस फौजदार को भेजने को कहता है? सत्यानाश को। भारत दुर्दशा नाटक में सत्यानाश फौजदार के अनुसार भारत दुर्दैव की सेवा सबसे पहले किसने की? धर्म ने। भारत दुर्दशा नाटक के आधार पर सत्यानाश फौजदार ने सबको पुरुषोत्तम किस प्रकार किया? वेदांत याचना करके। भारत दुर्दशा नाटक के आधार पर सत्यानाश की फौज के तुच्छ सिपाही कौन थे? ये सभी: हलाकू, चंगेज और तैमूर। भारत दुर्दशा नाटक के आधार पर सत्यानाश फौजदार ने सभी को 3-13 किस प्रकार किया? ये सभी: अपरस, सिल्हा, छत, भोजन, प्रीति बेड़ा। अपरस, सिल्हा, छत, भोजन, प्रीति बेड़ा। भारत दुर्दशा नाटक के आधार पर सत्यानाश फौजदार ने सभी को 3-13 किस प्रकार किया? अपरस, सिल्हा, छत, भोजन, प्रीति बेड़ा। भारत दुर्दशा नाटक में सत्यानाश फौजदार के अनुसार किसने बड़ा उपकार किया? वेदांत ने। भारत दुर्दशा नाटक के आधार पर धर्म ने कौन सा मत प्रकट करके चलाए? ये सभी: शैव, शांत और वैष्णव। भारत दुर्दशा नाटक के आधार पर धर्म ने कौन से मत प्रकट करके चलाए? शैव, शांत, वैष्णव। भारत दुर्दशा नाटक के आधार पर देश उद्धार का प्रयत्न किसके बिना नहीं हो सका? स्नेह के। भारत दुर्दशा नाटक में सत्यानाश फौजदार के अनुसार संतोष ने क्या किया? राजा प्रजा सबको चेला बनाया। भारत दुर्दशा नाटक के आधार पर भारत किसके प्रवेश मात्र से मर जाएगा? रोग के। भारत दुर्दशा नाटक के आधार पर रोग किसका मित्र है? कुपथ का। भारत दुर्दशा नाटक के आधार पर रोग की बदौलत कौन पलते हैं? ये सभी, मतलब नज़र, श्राप और प्रेत। नाटक के आधार पर रोग की बदौलत कौन पलते हैं? नज़र, श्राप और प्रेत। भारत दुर्दशा नाटक के आधार पर डॉक्टर और विद्वान विस्फोटक अर्थात फोड़ा रोकने का क्या उपाय बताते हैं? टीका लगवाना। भारत दुर्दशा नाटक के आधार पर पोस्त पीकर अढ़ाई को से कितने दिन में चला? 9 दिन में। भारत दुर्दशा नाटक के आधार पर शहर के अंदेशे से कौन दुबला है? काजी। भारत दुर्दशा नाटक के आधार पर मदिरा किसकी कन्या बताई गई है? सोम की। भारत दुर्दशा नाटक के आधार पर तंत्र केवल किसके हेतु बने हैं? मदिरा के। भारत दुर्दशा नाटक के आधार पर मुद्दत से किसकी मुँह लगी है? हिंदुओं की। भारत दुर्दशा नाटक के आधार मदिरा वर्तमान समय की सभ्यता की क्या है? मूल सूत्र। भारत दुर्दशा नाटक के आधार पर अंधकार का जन्म किससे है? तमोगुण से।
भारत दूरदर्शन नाटक में बंगाली के अनुसार हमें क्या करना है? बल का विस्तार। भारत दूरदर्शन नाटक में सभापति के अनुसार आज की कमेटी का मुख्य उद्देश्य क्या है? भावी आपत्ति से बचे। भारत दूरदर्शन नाटक के आधार पर नादिर शाह से बचने का उपाय मोहम्मद शाह को किसने बताया? भाड़ों ने। भारत दूरदर्शन नाटक के आधार पर एडिटर ने भारत दुर्दैव से बचने का क्या उपाय बताया? एजुकेशन की सेना बनाना। भारत दूरदर्शन नाटक के आधार पर भारत भाग्य किस शस्त्र से अपना अंत करता है? कटार से। भारत दूरदर्शन नाटक के आधार पर अंधकार किसके रहने पर जाकर क्या करेगा? दुष्टा विद्या के। भारत दूरदर्शन नाटक के आधार पर निहित है भारत का अवनारा, यह बात कौन कहता है? अंधकार। हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि किसने दी? काशी के विद्वानों ने। नाटक भारत दूरदर्शन के किस अंक में भारत का प्रवेश होता है? दूसरा। नाटक भारत दूरदर्शन में फटे कपड़े पहने, सिर पर अधकिरीट, हाथ में टेकने की छड़ी, शिथिल अंग किसके रूप की व्याख्या है? भारत। भारत को अपनी दुर्दशा देखकर किसकी याद आती है? दुर्योधन। हाय अब मुझे कोई शरण देने वाला नहीं, माता राज राजेश्वरी विजयनी मुझे बचाओ। उपयुक्त में भारत किसे अपनी रक्षा के लिए पुकारता है? महारानी विक्टोरिया। जब किसी व्यक्ति का साहस और स्वाभिमान पूरी तरह से नष्ट हो जाता है तब व्यक्ति कायर होकर किसका सहारा लेता है? निर्लज्जता। भारतेंदु ने अपने नाटक में किसे भारतुनदैव के रूप में चित्रित किया है? अंग्रेज शासक और मुस्लिम शासक। नाटक के किस अंक में भारत के दुर्दशा के कारणों का उल्लेख है? तीसरा। काफर काला नीच पुकारू, तोड़ू पैर और हाथ। उपयुक्त पंक्ति में काफर काला नीच किसे पुकारा गया? भारत। फौजदार का नाम क्या था? सत्यनाश। भारतेंदु के अनुसार हिंदू समाज के कुप मंडूक बनने का क्या कारण है? विदेश यात्रा पर रोक। निम्न में से कौन भारतद्वैव की सेना में शामिल था या थे? फूट, डाह, लोभ, भय, उपेक्षा, स्वार्थपरता, पक्षपात, हट और शोक। उपयुक्त सभी। काव नहीं पकड़त मेरो हाथ, यह गीत नाटक के किस अंग में गाया गया है? दूसरा। अरे उपजा ईश्वर कोप से, मुझे तुम सहज न जानो जी, मुझे एक राक्षस मानो जी, यह गीत किसके द्वारा गाया गया? भारतुनदैव। किसके बदौलत ओझा दर्शनीय पंडित सिद्ध लोगों को ठगने का काम करते हैं? रोग। दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा, मर जाना, पैर उठ के कहीं जाना नहीं अच्छा। उपयुक्त गीत नाटक के चौथे अंक में कौन गाता है? अलस्य। भारत दूरदर्शन में मदिरा को किसकी कन्या माना गया? भगवान सोम। भारतेंदु ने अपने नाटक भारत दूरदर्शन में अज्ञान और जड़ता के प्रतीक के रूप में किस पात्र को प्रस्तुत किया? अंधकार। नाटक के कौन से अंक में एक 7 सदस्यीय कमेटी की बैठक होती? 5वें। 7 सदस्यों की कमेटी में कौन शामिल नहीं था? भारत। सभा के सदस्यों को डिसलॉयल्टी के द्वारा किस एक्ट के द्वारा पकड़ा जाता है? इंग्लिश पॉलिसी एक्ट। जागो रे भारत भाई नामक गीत कौन गाता है? भारत भाग्य। किस भारतीय साहित्यकार को हिंदी साहित्य में आधुनिकता का अग्रदूत कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी साहित्य व हिंदी रंगमंच के पितामह किसे कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। निम्न में से कौन सी रचना भारतेंदु द्वारा रचित नहीं है? राग दरबारी। अब हम आते हैं परीक्षा कॉर्नर, देखते हैं ध्रुव स्वामिनी नाटक का। ठीक है, तो आइए हम लोग ध्रुव स्वामिनी पढ़ते हैं। ध्रुव स्वामिनी जिसके रचयिता हैं जय शंकर प्रसाद। ध्रुव स्वामिनी नाटक जय शंकर प्रसाद द्वारा रचित है। इसकी रचना सन 1933 ईस्वी में की गई थी। यह जय शंकर प्रसाद का अंतिम नाटक है। इस नाटक का कथानक ऐतिहासिक है। ध्रुव स्वामिनी एक नारी प्रधान नाटक है। कथानक का संबंध गुप्त काल से है। ऐतिहासिक प्राचीनता की कथा वस्तु से युक्त यह नाटक वर्तमान काल की समस्या को प्रस्तुत करता है। प्रसाद जी ने इतिहास को अपने नाट्य अभिव्यक्ति का माध्यम बनाकर शाश्वत मानव जीवन का स्वरूप दिखाया है। रंगमंच की दृष्टि से 3 अंकों का यह नाटक प्रसाद जी का सर्वोत्तम नाटक है। ध्रुव स्वामिनी इस नाटक की नायिका है। इसकी भाषा में वीरांगना की ओजस्विता है। प्रसाद की भाषा संस्कृत निष्ठ हुआ करती है, जो इस नाटक में भी है।
किंतु पाठक को समझने में, दर्शक को सुनने में ध्रुवता कहीं आड़े नहीं आती। नाटक में अनेक स्थलों पर अर्धवाक्यों के प्रयोग की सफल योजना है, जो नाटक में सौंदर्य तथा गहरे अर्थ की सृष्टि करती है। पुरुष पात्र चंद्रगुप्त सम्राट, नारी पात्र ध्रुव स्वामिनी नाटक की प्रमुख पात्र, जो कि रामगुप्त की पत्नी है। रामगुप्त ध्रुव स्वामिनी का पति और षड्यंत्रकारी व्यक्ति, समुद्रगुप्त का ज्येष्ठ पुत्र व मगध का सम्राट, चंद्रगुप्त का अग्रज मतलब बड़ा भाई, सूरा और मंदिरी में लिप्त व्यक्ति, महत्वाकांक्षी और निरंकुश शासक। कोमा आचार्य मिहिरदेव की प्रतिपालित कन्या, सकराज की प्रेमिका, अन्याय का विरोध करने वाली सक्षम पात्रा, सौंदर्य की उपासिका। शिखर स्वामी कुटिल, अवसरवादी, धूर्त, प्रवंचक, चाटुकार, मर्यादाहीन, दंभी, कलहकारी, स्वार्थी, निष्ठुर, कुकर्मी एवं चरित्रहीन के रूप में चरितार्थ। रामगुप्त के प्रति कृतज्ञ व्यक्ति। मंदाकिनी ध्रुव स्वामिनी की सहचरी, चंद्रगुप्त और रामगुप्त की बहन। शकराज कोमा का प्रेमी, वरु करूर एवं मिथ्या अहंकारी, महत्वाकांक्षी, कूटनीतिज्ञ एवं युद्ध कला में पारंगत। मिहिरदेव आचार्य। ठीक है, आइए अब परीक्षा कॉर्नर पढ़ते हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार का नाम लिखिए। जयशंकर प्रसाद। ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार का नाम जयशंकर प्रसाद है। ध्रुव स्वामिनी का प्रकाशन पहली बार कब हुआ था? 1933 में। ध्रुव स्वामिनी का पहली बार प्रकाशन किसने किया था? भारती भंडार काशी। ध्रुव स्वामिनी में कुल कितने अंक हैं? 3। ध्रुव स्वामिनी नाटक में किस राजवंश की कथा का वर्णन है? गुप्त वंश। सम्राट चंद्रगुप्त के कितने पुत्र थे? 2। समुद्रगुप्त के दोनों पुत्रों का नाम बताइए, रामगुप्त तथा चंद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बड़े पुत्र का नाम क्या था? रामगुप्त। समुद्रगुप्त के छोटे पुत्र का नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। सम्राट चंद्रगुप्त ने किसे उत्तराधिकारी चुना था? चंद्रगुप्त द्वितीय को। ध्रुव स्वामिनी नाटक के 2 पुरुष पात्रों के नाम बताइए, रामगुप्त, समुद्रगुप्त। ध्रुव स्वामिनी नाटक के 2 महिला पात्रों के नाम बताइए, ध्रुव स्वामिनी, कोमा। कोमा के चरित्र की 2 विशेषताएं बताइए। निस्वार्थ प्रेमिका, कोमलता और दया की मूर्ति। मंदाकिनी के चरित्र की 2 विशेषताएं बताइए। कर्तव्यनिष्ठ, धार्मिक रूढ़ियों के विरुद्ध। ध्रुव स्वामिनी नाटक के खेल पात्रों के नाम बताइए, रामगुप्त, शिखर स्वामी व सकराज। रामगुप्त के चरित्र की 2 विशेषताएं बताइए। निर्बल व कायर, सत्ता लोलुप। रामगुप्त को क्लीव की संज्ञा किसने दी? मीन्स रामगुप्त को क्लीव, नपुंसक की संज्ञा किसने दी? ध्रुव स्वामिनी ने। शिखर स्वामी के चरित्र की 2 विशेषताएं बताइए, कूटनीतिज्ञ और स्वार्थी। सकराज के चरित्र की 2 विशेषताएं बताइए, अभिमानी और विलासी। ध्रुव स्वामिनी नाटक की नायिका किसे माना जा सकता है? ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी के चरित्र की 2 विशेषताएं बताइए, अपूर्व सुंदरी, द्वंद्वग्रस्त प्रेमिका। ध्रुव स्वामिनी नाटक की कौन सी महिला पात्र आत्महत्या करना चाहती थी? ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी को आत्महत्या करने से कौन रोकता है? चंद्रगुप्त। ध्रुव स्वामिनी नाटक का नायक किसे माना जा सकता है? चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त के चरित्र की 2 विशेषताएं बताइए, वीर, साहसी एवं पराक्रमी, सच्चा प्रेमी। प्रस्तुत नाटक में रामगुप्त की पत्नी का क्या नाम है? ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी का पुनर्विवाह किससे होता है? चंद्रगुप्त से। चंद्रगुप्त किससे प्रेम करता था? ध्रुव स्वामिनी से। रामगुप्त से शादी होने के बाद भी ध्रुव स्वामिनी किससे मन ही मन प्रेम करती थी? चंद्रगुप्त से। ध्रुव स्वामिनी नाटक के अनुसार चंद्रगुप्त की वाग्दत्ता मंगेतर कौन थी? ध्रुव स्वामिनी। सकराज की पत्नी या प्रेयसी, प्रेमिका का नाम क्या? कोमा। संधि प्रस्ताव में सकराज ने क्या शर्त रखी थी? सकराज ने संधि प्रस्ताव में ध्रुव स्वामिनी को उसे सौंप देने की शर्त रखी थी। रामगुप्त का अमात्य कौन था? शिखर स्वामी। ध्रुव स्वामिनी नाटक में नीति शास्त्र का बृहस्पति किसे कहा गया है? शिखर स्वामी को। शिखर स्वामी को नीति शास्त्र का बृहस्पति किसने घोषित किया था? रामगुप्त ने।
सकराज के धर्माचार्य या गुरु का नाम बताइए। मिहिर देव। कोमा का पिता कौन था? मिहिर देव। ध्रुव स्वामिनी की रक्षा के लिए किसने सकराज के शिविर में जाने का निर्णय लिया? चंद्रगुप्त ने। चंद्रगुप्त सकराज के शिविर में किसके वेश में गया? ध्रुव स्वामिनी के वेश में। प्रस्तुत नाटक में महादेवी शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ध्रुव स्वामिनी के लिए। खिंगिल कौन था? सकराज का दूत जो सकराज का संधि प्रस्ताव लेकर गुप्त शिविर में जाता है। सकराज का वध किसने किया? चंद्रगुप्त ने, नारी वेश में। नाटक के अंत में चंद्रगुप्त को मारने की कोशिश कौन करता है? रामगुप्त। रामगुप्त का वध किसने किया? एक सामंत ने। ध्रुव स्वामिनी नाटक में कुल कितने गीत गाए गए हैं? 3। नाटक के पहले अंक में किसने गीत गाया था? मंदाकिनी ने। नाटक के दूसरे अंक में किसने गीत गाया था? कोमा ने। वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर देखते हैं ध्रुव स्वामिनी का। सच है वीरता जब भागती है तब जब उसके पैरों से राजनीतिक छल छंद की धूल उड़ती। कथन किस चरित्र का है? मंदाकिनी। चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी के विद्रोही रुख के कारण किसे सफलता नहीं मिलती? रामगुप्त को। ध्रुव स्वामिनी में यह कथन किसका है? पुरुषों ने स्थितियों को पशु संपत्ति समझकर इन पर अत्याचार करने का जो अभ्यास बना लिया वह मेरे साथ नहीं चल सकता। ध्रुव स्वामिनी का। ध्रुव स्वामिनी में यह कथन किसका है? पुरुषों ने स्थितियों को पशु संपत्ति समझकर इन पर अत्याचार करने का जो अभ्यास बना लिया है वह मेरे साथ नहीं चल सकता। ध्रुव स्वामिनी का। सकराज रामगुप्त से संधि के रूप में क्या उपहार मांगता है? ध्रुव स्वामिनी को। ध्रुव स्वामिनी की खड्गधारणी किसकी गुप्तचर है? रामगुप्त की। सकराज की संधि को कौन स्वीकार करता है? रामगुप्त। यौवन तेरी चंचल छाया इनमें बैठ घूट भर पीलू जो रस तू हो लाया। ध्रुव स्वामिनी में यह गीत किसने गाया है? कोमा ने। प्रस्तुत शब्दों में से कौन सा शब्द नाटक से घनिष्ठ संबंध रखता है? रंगमंच। ध्रुव स्वामिनी किसकी पुत्री थी? ध्रुव स्वामिनी किसकी पुत्री थी? लिच्छवी राजा की। ध्रुव स्वामिनी किसकी पुत्री थी? लिच्छवी राजा की। ध्रुव स्वामिनी नाटक के प्रथम अंक में कुल कितने गीत हैं? 2। प्रथम अंक के दोनों गीत किसके द्वारा गाए गए हैं? मंदाकिनी। कुग्रह को देख कौन भयाक्रांत होता है? सकराज। कुग्रह को देख कौन भयाक्रांत होता है? सकराज। सकराज का पुरोहित कौन है? मिहिर देश। किस आचार्य ने ध्रुव स्वामिनी नाटक को प्रसाद का एक नवीन प्रयोग माना है? आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। ध्रुव स्वामिनी निम्न में से किस कोटि का नाटक है? यथार्थवादी। मैं तो दर से दबती तुम्हारी महत्वमयी पुरुष मूर्ति की पुजारिन थी। यह कथन किसका है? कोमा का। रामगुप्त किस तरह का शासक था? अयोग्य। वीरता जब भागती है तब उसके पैरों से राजनीतिक छलछंद की धुन उड़ती है। यह कथन किस पात्र का है? मंदाकिनी। प्रसाद के ध्रुव स्वामिनी नाटक में कौन सा रस प्रधान है? वीर रस। जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक कौन सा है? राजश्री। इनमें से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है? अजातशत्रु। ध्रुव स्वामिनी नाटक में कुल कितने गीत हैं? 4। ध्रुव स्वामिनी नाटक किसके कथन से प्रारंभ होता है? ध्रुव स्वामिनी के। ध्रुव स्वामिनी नाटक का स्थायी भाव है उत्साह। ध्रुव स्वामिनी नाटक का नायक इनमें से चंद्रगुप्त है। कोमा को किस पात्र ने धूमकेतु को दिखाकर भयानक अमंगल की सूचना दी? मिहिर देश। इनमें से नाटक सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है? जयशंकर प्रसाद को। चंद्रगुप्त प्रसाद की कैसी विद्या है? नाटक। ध्रुव स्वामिनी नाटक में कुल कितने अंक हैं? 3। ध्रुव स्वामिनी नाटक की आधार कीर्ति है देवी चंद्रगुप्त। ध्रुव स्वामिनी नाटक की आधार कीर्ति है देवी चंद्रगुप्त। निम्नलिखित में ध्रुव स्वामिनी किसकी वाग्दत्ता है? चंद्रगुप्त का। ध्रुव स्वामिनी नाटक की रचना किस वर्ष में की गई? 1933। ध्रुव स्वामिनी नाटक का पात्र शिखर स्वामी है, मंत्री। ध्रुव स्वामिनी के व्यक्तित्व में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? अनुरागमयी। यौवन तेरी चंचल छाया शीर्षक नेपथ्य गीत ध्रुव स्वामिनी नाटक के किस अंक में? द्वितीय। कोमा किससे प्रेम करती है? सकराज। ध्रुव स्वामिनी नाटक
कि किस पद्धति का समर्थन किया गया है? पुनर्विवाह का। ध्रुव स्वामिनी नाटक में संपूर्ण गुप्त रामाज्य में किसके द्वारा बिखरा हुआ था? रामगुप्त। ध्रुव स्वामिनी नाटक में रामगुप्त के चरित्र की विशेषता है उस उपरोक्त सभी मंदाकिनी कुमार कूटनीतिज्ञ। ध्रुव स्वामिनी नाटक में रामगुप्त के चरित्र की विशेषता है कूटनीतिज्ञ होगा। यह कसक और आंसू सहजा शीर्षक पंक्ति वाला गीत ध्रुव स्वामिनी में किसने गाया है? मंदाकिनी। यह कसक और सासु सहजा शीर्षक पंक्ति वाला गीत ध्रुव स्वामिनी में किसने गाया है? मंदाकिनी ने। रामगुप्त का दुर्ग किसके सैनिकों ने घेर लिया था? सकराज के। ब्राह्मण केवल धर्म से भयभीत है, अन्य किसी शक्ति को वह तुच्छ समझता है। ध्रुव स्वामिनी नाटक में किसका कथन है? पुरोहित का। ध्रुव स्वामिनी नाटक में कटार निकालकर आत्महत्या का प्रयास कौन करता है? ध्रुव स्वामिनी। निम्नांकित में कौन सा पात्र ध्रुव स्वामिनी नाटक में नहीं है? देवसेना। ध्रुव स्वामिनी की सखी का क्या नाम है? मंदाकिनी। इन्हें सींचना पड़ता है, नहीं तो इनकी कार्रवाई और मलिनता सौंदर्य पर आवरण डाल देती। किसका कथन है? कोमा। कोमा ध्रुव स्वामिनी के पास क्यों जाती है? अपने पति के शव को मांगने के लिए। ध्रुव स्वामिनी नाटक का पात्र शिखर स्वामी है, कल्पित पात्र। ध्रुव स्वामिनी नाटक का पात्र शिखर स्वामी है, कल्पित पात्र। ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद का अंतिम नाटक है ध्रुव स्वामिनी। जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक है सज्जन। जयशंकर प्रसाद का कौन सा नाटक अपने मूल रूप में कल्याणी परिणय के नाम से सन 1912 ईस्वी के नागरी प्रचारणी पत्रिका के अंकों में छपा था? चंद्रगुप्त। प्रसाद का चंद्रगुप्त नाटक अभिनय चंद्रगुप्त नाम से कब प्रकाशित हुआ? 1977। प्रसाद जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में पुरुष के आतंक से नारी मुक्ति की समस्या को उठाया गया? ध्रुव स्वामिनी। जयशंकर प्रसाद कृत एकांकी है एक घूट। प्रसाद का कौन सा नाटक विशाख के देवी चंद्रगुप्त के आधार पर लिखा गया है? ध्रुव स्वामिनी। जयशंकर प्रसाद का समस्या मूलक नाटक है ध्रुव स्वामिनी। कोमा किससे प्यार करती है? सकराज से। सकराज किसे अपना प्रेयसी बनाना चाहता है? ध्रुव स्वामिनी को। ध्रुव स्वामिनी नाटक में खलनायक कौन है? रामगुप्त। ध्रुव स्वामिनी नाटक में मंदाकिनी कौन है? रामगुप्त की परिचारिका। किसके षड्यंत्र से ध्रुव स्वामिनी नाटक में रामगुप्त को राजा घोषित किया गया? शिखर स्वामी। रामगुप्त की हत्या किसने की थी? रामगुप्त के ही एक सामंत ने। सकराज की हत्या किसने की है? चंद्रगुप्त ने। मिहिर देव कौन था? कोमा के गुरु। सोने की कटार बहुत सुंदर होती है, क्या इसे कोई सीने में चुभो लेगा? कथन किसका है? रामगुप्त का। प्यार करने की एक ऋतु होती है, इसमें सोचना समझना चुकने के बराबर है। कथन किसका है? कोमरुका का। सीधा पर्वत की तरह तना हुआ और इन कोमल निरीह लताओं को इनके चरण को चूमना ही पड़ेगा ना। कथन किसका है? ध्रुव स्वामिनी का। प्रसाद युग जयशंकर प्रसाद युग हिंदी नाटक क्षेत्र कब से कब तक माना जाता है? 1915 से 1933। जयशंकर प्रसाद का अंतिम नाटक कौन सा है? ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी नाटक किसके कथन से प्रारंभ होता है? ध्रुव स्वामिनी। इस राजकुल में एक भी संपूर्ण मनुष्यता का निर्देशन नहीं मिलेगा, क्या? यह कथन किसका है? ध्रुव स्वामिनी का। ध्रुव स्वामिनी नाटक में खड्ग धारणी कहती है उसने गूंगे का अभिन्न एक पीड़ित की प्रार्थना सुनाने के लिए किया था। यह पीड़ित कौन था? चंद्रगुप्त। ध्रुव स्वामिनी नाटक में खड्ग धारणी कहती है उसने गूंगे का अभिन्न एक पीड़ित की प्रार्थना सुनाने के लिए किया था। यह पीड़ित कौन था? चंद्रगुप्त।
बल्लारी जो विचलन बनकर गिरा सकती है, अब दूसरे के ऊपर चढ़ने का अवलंब बन गई है। कैसे? प्राणों की क्षमता बढ़ा लेने पर। ध्रुव स्वामिनी ने अपने नीर को क्या संज्ञा दी है? स्वर्ण पिंजर। जिनकी भुजाओं में बल ना हो, उसके मस्तिष्क में तो कुछ होना चाहिए। रामगुप्त का यह कथन उसके किस मनोवृत्ति का घोतक है? धूर्तता। धूर्तता। शिखर स्वामी कौन था? अमात्य। ध्रुव स्वामिनी नाटक के स्त्री पात्रों में कुल व राष्ट्र की मर्यादा का ध्यान सर्वाधिक किसको है? मंदाकिनी को। ध्रुव स्वामिनी नाटक का सर्वाधिक षड्यंत्रकारी पात्र आप किसे मानते हैं? शिखर स्वामी। ध्रुव स्वामिनी जब आत्महत्या को उद्यत होती है, उस समय सहसा वहाँ कौन आ जाता है? चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त शक शिविर में ध्रुव स्वामिनी के साथ जाता है, वहाँ सहसा परिचय किस नाम से होता है? चंद्र। सकरात शिविर का दृश्य ध्रुव स्वामिनी नाटक के किस अंक में है? द्वितीय अंक का प्रारंभ। सकरात शिविर का दृश्य ध्रुव स्वामिनी नाटक के किस अंक में है? द्वितीय अंक का प्रारंभ। खीगल कौन था? सकराज का दूत। सकराज को अमंगल की आकांक्षा क्यों हो उठी थी? धूमकेतु से। धूमकेतु का रंग कैसा था? नील लोहित। सकराज की पराजय के बाद आहत चंद्रगुप्त कहाँ विश्राम कर रहा था? प्रधान मंडप में। कोमा ध्रुव स्वामिनी के पास क्यों आई थी? सकराज का शव लेने। विधान की स्याही का एक बिंदु गिरकर भाग्य लिपि का कालिमा लगा देता है, यह कथन है चंद्रगुप्त का। रामगुप्त किस प्रकार का शासक था? मद्यप और विलासी। ध्रुव स्वामिनी नाटक की मुख्य समस्या क्या है? बेमेल विवाह। ध्रुव स्वामिनी नाटक के भाव पक्ष में इनमें से कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? स्वच्छंद प्रेम। रामगुप्त की पत्नी बनने से पूर्व ध्रुव स्वामिनी की सगाई किससे हो चुकी थी? चंद्रगुप्त से। ध्रुव स्वामिनी के व्यक्तित्व में इनमें से कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती? प्रखरता। मंदाकिनी रामगुप्त प्रसाद किस नाटक के पात्र हैं? ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी नाटक में कुल कितने अंक हैं? 3। वीरता जब भागती है तब उसके पैरों से राजनीतिक छल छंद की धूल उड़ती है, यह कथन प्रसाद जी के किस नाटक का है? ध्रुव स्वामिनी। कौन सा नारी पात्र ध्रुव स्वामिनी का नहीं है? देवसेना। देवी जीवन विश्व की संपत्ति है। प्रमाद से, क्षणिक आवेश से या दुख की कठिनाइयों से उसे नष्ट करना ठीक तो नहीं है, यह कथन प्रसाद जी के किस नाटक में है? ध्रुव स्वामिनी। राजनीति ही मनुष्यों के लिए सब कुछ नहीं है, राजनीति के पीछे नीति से भी हाथ न धो बैठो, यह कथन किससे है? कोमा का सकरात से। कोमा का सकरात से। राजनीति मनुष्यों के लिए सब कुछ नहीं है, राजनीति के पीछे नीति से भी हाथ न धो बैठो, यह कथन किससे है? कोमा का सकरात से। पुरुषों ने स्त्रियों को पशु संपत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने का अभ्यास बना लिया है, वह मेरे साथ नहीं चल सकता, यह कथन किस पात्र के प्रति है? ध्रुव स्वामिनी रामगुप्त से। ध्रुव स्वामिनी और भारत दूरदर्शन नाटक कंप्लीट। अब हम लोग करते हैं आधे अधूरे नाटक, जिसके रचयिता हैं मोहन राकेश। ठीक है। तो चलिए आइए हम लोग उसका परीक्षा कॉर्नर पढ़ते हैं। आधे अधूरे नाटक किसकी रचना है? मोहन राकेश। मोहन राकेश का मूल नाम क्या था? मदन गोपाल राकेश। मोहन राकेश का जन्म कब और कहाँ हुआ? 1925 अमृतसर। मोहन राकेश की मृत्यु कब और कहाँ हुई? 1972 दिल्ली। नाटक आधे अधूरे का पहला मंथन कहाँ किया गया था? दिल्ली। नाटक आधे अधूरे का पहला मंथन कहाँ किया गया था? दिल्ली। नाटक आधे अधूरे के पहले मंथन के निर्देशक कौन थे? ओम शिवपुरी। आधे अधूरे नाटक में कुल कितने अंक हैं? 4। आधे अधूरे नाटक में मुख्य पात्रों की संख्या कितनी है? 8।
नाटक आधे अधूरे की शुरुआत किस पात्र के पटिए होती है? काले सूट वाला आदमी। मोहन राकेश कृत आधे अधूरे नाटक में काला सूट वाला आदमी क्या पीता है? सिगार। नाटक आधे अधूरे में पुरुष एक पात्र का क्या नाम है? महेंद्र नाथ। महेंद्र नाथ की पत्नी का नाम क्या था? सावित्री। महेंद्र नाथ के लड़के का नाम था अशोक। महेंद्र नाथ की कुल कितनी संतानें थी? 3। नाटक आधे अधूरे में छोटी लड़के का क्या नाम था? किन्नी। स्त्री सावित्री ने किसे अपने लड़के की सिफारिश के लिए घर बुलाया था? सिंघानिया। सावित्री के बॉस का नाम क्या था? महेंद्र नाथ। नाटक आधे अधूरे में पुरुष एक का पहनावा है पतलून कमीज। नाटक आधे अधूरे में पुरुष दो का पहनावा है पतलून बंद गले का कोट। नाटक आधे अधूरे में पुरुष 3 का पहनावा है पतलून टी शर्ट। पुरुष 1 महेंद्र नाथ कुर्सी पर बैठकर क्या पढ़ता है? सुबह का अखबार। पुरुष 1 स्त्री से किसके घर जाने की बात कहता है? सिंघानिया। आधे अधूरे का प्रकाशन प्रथम कितने अंक में हुआ था? 3। स्त्री न करता मदद तो उतना नुकसान तो ना होता जितना उसके मदद करने से हुआ है। महेंद्र नाथ से यह बात स्त्री किसके संदर्भ में कह रही है? सिंघानिया। बड़ी लड़की अपनी मम्मा से कितने पैसे छुट्टे मांगती है? 50 पैसे। पुरुष 1 ने कितने पैसों की अखबार खरीदी थी? 5 पैसे। महेंद्र नाथ को बड़ी लड़की किसके साथ भागी थी? मनोज। महेंद्र नाथ की बड़ी लड़की किसके साथ भागी थी? मनोज के साथ। बच्चे महेंद्र नाथ को क्या कहकर पुकारते हैं? डैडी। पुरुष 1 किसके दिल्ली ट्रांसफ़र की बात कहता है? जगमोहन। आधे अधूरे को 1969 किस तिथि को देशांतर में अभिमंत्रित किया गया था? 2 मार्च। बिन्नी किसके डर से नौकरी नहीं करती है? पति। महेंद्र नाथ के सबसे बड़े संतान का नाम था अशोक। छोटी लड़की का फाउंडर्स डेप्यूटी के लिए 3 नए किट बनवाने को किसने कहा था? मिस बैनर्जी। छोटी लड़की की उम्र क्या थी? 13 साल। महेंद्र नाथ हफ्ते के किस दिन घर से बाहर चला जाता है? शुक्र और शनिचर। सिंघानिया की तनख्वाह कितनी थी? 5000। स्त्री ने अपने लड़के अशोका को कहाँ नौकरी दिलाई थी? एयर फ्रीज। आधे अधूरे में निहित नहीं है स्त्री के स्वायत्तता का समर्थन। अशोक पैड पर किसके चित्र बनाता है? बिन्नी का। आधे अधूरे में समानता प्रमुखता स्थापित करता है सभी पुरुष पात्रों में। आइए वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर करते हैं। आधे अधूरे नाटक किसकी रचना है? मोहन राकेश। मोहन राकेश का मूल नाम क्या था? मदन गोपाल राकेश। मोहन राकेश का जन्म कब और कहाँ हुआ? 1925 अमृतसर। मोहन राकेश की मृत्यु कब और कहाँ हुई? 1972 दिल्ली। नाटक आधे अधूरे का पहला मंथन कहाँ किया गया था? दिल्ली। नाटक आधे अधूरे के पहले मंथन के निर्देशक कौन थे? ओम शिवपुरी। आधे अधूरे नाटक में कुल कितने अंक हैं? 4। आधे अधूरे नाटक में मुख्य पात्रों की संख्या कितनी है? 8। नाटक आधे अधूरे की शुरुआत किस पात्र के पटिए होती है? काले सूट वाला आदमी। मोहन राकेश कृत आधे अधूरे नाटक में काले सूट वाला आदमी क्या पीता है? सिगार। नाटक आधे अधूरे में पुरुष एक पात्र का क्या नाम है? महेंद्र नाथ। महेंद्र नाथ की पत्नी का नाम क्या था? सावित्री। महेंद्र नाथ के लड़के का नाम था अशोक। महेंद्र नाथ की कुल कितने संतानें थी? 3। नाटक आधे अधूरे में छोटी लड़की का क्या नाम था? किन्नी। स्त्री सावित्री ने किसे अपने लड़के की सिफारिश के लिए घर बुलाया था? सिंघानिया। सावित्री के बॉस का नाम क्या था? महेंद्र नाथ। नाटक आधे अधूरे में पुरुष 1 का पहनावा है पतलून कमीज। नाटक आधे अधूरे में पुरुष 2 का पहनावा है पतलून बंद गले का कोट। नाटक आधे अधूरे में पुरुष 3 का पहनावा है पतलून टी शर्ट। पुरुष 1 महेंद्र नाथ कुर्सी पर बैठकर क्या पढ़ता है? सुबह का अखबार। पुरुष 1 स्त्री से किसके घर जाने की बात कहता है? सिंघानिया। आधे अधूरे का प्रकाशन प्रथम कितने अंकों में हुआ था? 3। स्त्री न करता मदद तो उतना नुकसान तो ना होता जितना उसका मदद करने से हुआ है। महेंद्र नाथ से यह बात स्त्री किसके संदर्भ में कह रही है? सिंघानिया। बड़ी लड़की अपनी मामा से कितने पैसे छुट्टे मांगती है? 50 पैसे। पुरुष 1 ने कितने पैसों की अखबार खरीदी थी? 5 पैसे। महेंद्र नाथ की बड़ी लड़की किसके साथ भागी थी? मनोज के साथ। बच्चे महेंद्र नाथ को क्या कहकर पुकारते हैं? डैडी। पुरुष 1 किसके दिल्ली ट्रांसफ़र की बात करता है? जगमोहन। आधे अधूरे को
1969 किस तिथि को देशांतर में अभिमंत्रित किया गया था? 2 मार्च। बिन्नी किसके डर से नौकरी नहीं करती है? पति। महेंद्र नाथ के सबसे बड़े संतान का नाम था अशोक। छोटी लड़की का फाउंडर्स डेप्यूटी के लिए 3 नए किट बनवाने को किसने कहा था? मिस बनर्जी। छोटी लड़की की उम्र क्या थी? 13 साल। महेंद्र नाथ हफ्ते के किस दिन घर से बाहर चला जाता है? शुक्र शनिचर। सिंघानिया की तनख्वाह कितनी है? 5000। स्त्री ने अपने लड़के अशोका को कहाँ नौकरी दिलाई थी? एयर इंडिया। आधे अधूरे में निहित नहीं है। सुखी पारिवारिक प्राचीन रूढ़ियों के मिथक का टूटना आधे अधूरे में निहित नहीं है, जबकि निहित है परिवार समाज में आ रहे सामाजिक मनोवैज्ञानिक चित्रण, मानवीय संतोष के अधूरेपन का रेखांकन और स्त्री के स्वायत्तता का समर्थन। आधे अधूरे में निहित नहीं है सुखी पारिवारिक प्राचीन रूढ़ियों के मिथक का टूटना। अशोक पैड पर किसके चित्र बनाता है? बिन्नी का। आधे अधूरे में समानता प्रमुखता स्थापित करता है सभी पुरुष पात्रों में। किन्नी किसे घर की बातें बता रही थी कि अशोक ने पकड़ लिया? सरोजा। अशोक ने किसे सारी चीलें दे देता है? सुरेखा। अशोक किसे सारी चीलें दे देता है? सुरेखा को। आधे अधूरे का नाट्य स्थल है मकान के बैठने का कमरा। आधे अधूरे का नाट्य स्थल है मकान के बैठने का कमरा। जगमोहन सावित्री को क्या कहकर पुकारता है? कुकू। छोटी लड़की क्यों रो रही थी? अशोक के पीटने की वजह से। जगमोहन की गाड़ी थी न्यू इंडिया की। आधे अधूरे नाटक के मध्य वर्गीय पारिवारिक उद्देश्य विशेष से प्रस्तुत होता है आधुनिक परिवार में घर। महेंद्र नाथ को किसका दौरा पड़ता था? दिल का। जुनेजा महेंद्र नाथ की इस हालत का जिम्मेदार किसे मानता है? सावित्री। आधे अधूरे में प्रयुक्त शैली नहीं है? आलोचनात्मक। जबकि आधे अधूरे में प्रयुक्त शैली क्या है? तीखी है, पैनी है, व्यंग्यात्मक है। और क्या नहीं है? आधे अधूरे में प्रयुक्त शैली क्या नहीं है? आलोचनात्मक नहीं है। नाटक आधे अधूरे में सावित्री के लड़के का नाम क्या है? अशोक। सावित्री की छोटी लड़की का नाम क्या है? किन्नी। सावित्री की बड़ी लड़की का नाम है बिन्नी। कौन सा पात्र आधे अधूरे का है? इनमें से सभी। महेंद्र नाथ, सावित्री और जुनेजा। मोहन राकेश आधे अधूरे नाटक कब प्रकाशित हुआ? 1969 ईस्वी। आधे अधूरे नाटक की मुख्य समस्या है विघटन की प्रक्रिया का अंकन। मोहन राकेश के नाटकों के बारे में कौन सा कथन असत्य है? उनमें अतीत के पट पर वर्तमान का चित्र है। ये कथन गलत है। जबकि मोहन राकेश के नाटकों में ये सारे कथ्य सत्य हैं। मोहन राकेश के नाटक नाट्य भाषा की दृष्टि से सर्वाधिक सशक्त है। मोहन राकेश के नाटक रंग मंचयता की दृष्टि से सफल है और उसमें मानव जीवन से जुड़ी समस्याएं चित्रित की गई है। ठीक है। और मोहन राकेश के नाटकों में कौन सा कथन असत्य है, गलत है? उसमें अतीत के पट पर वर्तमान का चित्र है, ये गलत है। कौन सा पात्र आधे अधूरे का नहीं है? कालिदास। जबकि सावित्री, महेंद्र और अशोक है। आधे अधूरे नाटक का रचनाकार कौन है? मोहन राकेश। आधे अधूरे किस विद्या का नाम है? नाटक। काला सूट वाला आदमी कितने पुरुषों के रूप में मंच पर दस्तक देता है? 4। आधे अधूरे में जो एकमात्र स्त्री पात्र वह कितने वर्ष की है? 40। स्त्री की छोटी लड़की की आयु कितनी है? 12-13 वर्ष। महेंद्र नाथ के घर का खर्च कौन चलाता है? सावित्री। सावित्री की बड़ी लड़की किसके साथ भाग गई थी? मनोज के। महेंद्र नाथ हर काम किससे पूछकर करता था? जुनेजा से। अशोक किससे प्रेम करता है? वर्णा से। अशोक किससे प्रेम करता है? वर्णा से। जगमोहन किस कंपनी में अधिकारी था? न्यू इंडिया में। आधे अधूरे नाटक के कितने भाग हैं? 3। आधे अधूरे नाटक के भागों की क्या शीर्षक दिया गया है? पूर्वार्ध, उत्तरार्ध। काले सूट वाला आदमी ने कहाँ चलते हुए अपने से टकरा जाने की बात कही है? फुटपाथ पर। काले सूट वाले आदमी ने आधे अधूरे नाटक के अनिश्चित होने का कारण क्या बताया है? इसमें अपने होने का। पुरुष एक किसके यहाँ जाने की बात कहता है? जुनेजा के। पुरुष एक स्त्री से जुनेजा के कितने महीने बाहर रहकर आने की बात कहता है? 6 महीने। पुरुष एक किससे पैसे लेने की बात स्त्री को बताता है? फैक्ट्री से। पुरुष 2 किस पत्रिका में चाय के विषय में लेख होने की बात कहता है? रीडर्स डाइजेस्ट में। सिंघानिया विश्वविद्यालय में साहित्य सभा में किस
पद पर था? मंत्री। सिंघानिया जलवायु की दृष्टि से किस देश को अच्छा बताता है? इटली को। लड़का भाषण देने वाली और जन्म कुंडली बनाने वाली का क्या नाम पुरुष 2 को बताता है? निरोध महर्षि। आधे अधूरे नाटक की रचना कब हुई? 1969 ईस्वी में। आषाढ़ का एक दिन की रचना किसने और कब की? मोहन राकेश। 1958। लहरों के राजहंस किसके द्वारा रचित नाटक है? मोहन राकेश। लहरों के राजहंस किनके द्वारा रचित नाटक है? मोहन राकेश। अंडे के छिलके किसका एकांकी नाटक है? मोहन राकेश का। आधे अधूरे नाटक की नायिका और खलनायिका कौन है? सावित्री। सावित्री का मूल पति कौन था? महेंद्र नाथ। अशोक किसका बेटा था? महेंद्र नाथ का। सावित्री क्यों पति से परे अन्य मित्र की खोज करने निकली थी? ये सभी। महेंद्र नाथ धनी नहीं था, महेंद्र नाथ का साथ संबंध साधने में असंतुष्ट थी, वह व्यभिचारिणी थी। नाटक का शीर्षक आधे अधूरे क्यों रखा गया है? कुछ काल बाद बिन्नी भी मनोज को छोड़कर घर वापस आ गई और सब अधूरे साबित हुए। आधे अधूरे का संदेश क्या है? अनुशासित परिवार ही संतुलित हो सकता है। नाटककार को आधुनिक मध्यम वर्गीय समाज में कौन विसंगति नजर आई है? सभी। मतलब पारिवारिक कलह, पारिवारिक उच्छृंखलता, पारिवारिक अनुशासनहीनता। तो आइए, हमने तीनों नाटक का MCQ पढ़ा है और ये हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। आप सभी को काफ़ी शुभकामनाएं। चलिए, धन्यवाद।